गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तीनों गोलमेज सम्मेलनों में चर्चा के पश्चात यह अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश प्रांतों और इच्छुक देशी रियासतों को मिलाकर एक संघ का निर्माण किया जाना था। प्रांतों को स्वायत्त घोषित कर दिया गया था तथा केंद्र में दोहरी शासन प्रणाली का प्रावधान कर दिया गया था। इसी में संघीय सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची की व्यवस्था दी गई थी। हमने आपको समझाया था जो आज आपके शेड्यूल 7 में है। 3 लिस्ट हो गई, तब संघीय था, अब उसे हम संघीय सूची, प्रांत सूची, राज्य सूची को अलग कर लिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन से। कंटिन्यू। अवशिष्ट शक्ति गवर्नर जनरल में निहित की गई। 1937 में इसी अधिनियम का सहारा लेकर संघीय न्यायालय का भी गठन हुआ। एक पॉइंट इसमें एक्स्ट्रा हमने जोड़ा है, अवशिष्ट शक्ति। अवशिष्ट शक्ति आप देखिए आज आपके कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 248 में अवशिष्ट शक्ति का प्रोविजन किया गया है कि अवशिष्ट शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। यानी जो डायरेक्ट प्रोविजंस दिए गए हैं कि ये इनका राइट है, ये इनका राइट है, ये इनका राइट है, ये इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जिसमें कहीं कोई बात नहीं गई है कौन इम्प्लीमेंट करेगा, किसके नाम से काम होगा, तो वह राष्ट्रपति के नाम से होगा। वही बात है कि जो बातें किसी को का नाम मेंशन नहीं करी गई हैं उसमें राष्ट्रपति के नाम से सारे काम होंगे, अर्थात वह कार्य राष्ट्रपति के जिम्मे होंगे। अवशिष्ट शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। आज अनुच्छेद 248 में दिया गया है, तब ये 1935 के भारत शासन अधिनियम में दिया गया था। इसका मतलब आर्टिकल 248 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज टेकन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यहां से लिया गया है। जवाहरलाल नेहरू ने इसकी आलोचना की और कहा हमें एक ऐसी मशीन दी गई है या हमें एक ऐसा कार दिया गया है जिसमें ब्रेक तो अनेक हैं लेकिन कोई इंजन नहीं है। इसका मतलब यह है, वह यही कह रहे थे कि इससे कुछ नहीं होगा, इसमें कोई ड्राइवर नहीं है खींचने वाला जो हिंदुस्तान को आगे ले जाए। जगह जगह बाधाएं हैं हमारे विकास के लिए, इसलिए इससे हमारा विकास सुनिश्चित नहीं हो सकता, हम इसका विरोध करते हैं। एक बात और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि यह एक दास्ता का प्रमाण पत्र हमको दे दिया गया है। हम तो पूर्ण स्वराज की मांग कर रहे हैं 1929 से। आपने देखा 29 में आपने लाहौर सेशन किया था, उन्होंने कहा कि हम तो पूर्ण स्वराज की मांग कर रहे हैं, 1929 से ही मांग कर रहे हैं और हमें 1935 का भारत शासन अधिनियम दे दिया गया, यानी दास्ता का प्रमाण पत्र दे दिया गया। अब हम उनके अधीन रहेंगे। हम आजादी मांग रहे हैं, यह हमको अपने अधीनता का प्रमाण पत्र दे रहे हैं। इसकी बात भी लेकर के आलोचना की। पिछली बार भी हमने आपको बताया था, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लिखवाया था तो हमने कहा था, सी राजगोपालाचारी ने कहा कि यह डायरकी से भी खराब है, यानी दोहरी शासन प्रणाली से भी खराब है, अर्थात 1919 से भी खराब है। जिन्ना ने कहा यह पूरी तरह से सड़ा हुआ है, अस्वीकार्य है, हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। इसका मतलब बहुत सारे लोगों ने इसकी आलोचना की। जाहिर सी बात है, यह स्वीकार हो नहीं सकता था, लेकिन स्वीकार करो या ना करो, कर क्या लोगे? उन्होंने तो थोप दिया, शासन उनका है, लठिया डाले जाओगे, कर क्या लोगे? लागू तो हो ही जाएगा ना, वो लागू कर देंगे। तो भारत सरकार अगर कोई कानून बना के लागू कर देती है, आप विरोधी तो कर सकते हो और क्या कर सकते हो, लागू कर देगी तो हो गया। लठिया डालेगी और सरकार लठियाना चाहेगी तो फिर रोक पाओगे? कोई नहीं रोक पाएगा। सरकार चाह ले तो, ना चाहे तब कुछ आंदोलन कर सकते हो। तो दूसरा पॉइंट लिखिए, जिन्ना ने इसे पूरी तरह से सड़ा हुआ, मूल रूप से बुरा और अस्वीकार्य बताया। सी राजगोपालाचारी ने इसे दोहरी शासन प्रणाली से भी बुरा बताया। कई जगहों पर इसमें द्वैध शासन भी लिखा है, लेकिन यहां इनके कहने का तात्पर्य 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था। तो इस तरह से 1935 के अधिनियम की आलोचना हुई।
लेकिन कर क्या सकते थे, कुछ नहीं कर सकते थे, पहले भी मैं बता चुका हूं। 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में इलेक्शन हुए काउंसिल में प्रवेश के लिए और प्रांतीय परिषदों में प्रवेश के लिए। अभी कोई यह आम चुनाव नहीं है। यहां आम चुनाव कहने का तात्पर्य यह है कि बड़ी संख्या में, चूंकि प्रांतीय असेंबलीज में भी सदस्य हिंदुस्तानियों को रखने की व्यवस्था कर दी गई थी, बड़ी संख्या में केंद्रीय विधानसभा में भी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जानी थी। स्वाभाविक सी बात है कि अब संख्या काफी बड़ी है। संख्या बड़ी होने के कारण अक्सर हमारी किताबों में लिख दिया गया आम चुनाव, लेकिन आम चुनाव का मतलब यहां बिल्कुल नहीं है कि आम जनता चुनाव करेगी, लेकिन तमाम संस्थाओं से बड़ी संख्या में हिंदुस्तानियों को जाना था, इसलिए इसे बड़े चुनाव के रूप में देखा गया। 1937 में भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत आम चुनाव हुए। आम चुनाव हो गए, दोनों में, प्रांतीय विधानसभाओं में भी चुनाव हुए, केंद्र में भी चुनाव हुए। प्रांतीय विधानसभाओं में हमारा बहुमत बहुत ज्यादा था। 5 प्रांतों में, कुल मिला के 11 प्रांत थे उस समय, 11 प्रांत में तो 5 प्रांतों में हमारी फुल मेजॉरिटी की गवर्नमेंट थी। हमारी मतलब कांग्रेस की फुल मेजॉरिटी की गवर्नमेंट थी। 2 प्रांत ऐसे थे जहां पर कांग्रेस ने समर्थन लेके सरकार बनाई थी, और 2 प्रांत ऐसे थे जहां कांग्रेस ने समर्थन दे के सरकार बनवाई थी। तो कुल 11 में से 9 प्रांत ऐसे थे जो कांग्रेस द्वारा समर्थित थे या कांग्रेस के थे। वहां के प्रधानमंत्री, यहां प्रधानमंत्री कहने का मतलब आज का मुख्यमंत्री, आज के मुख्यमंत्री वाली जगह पर तब प्रधानमंत्री अपॉइंट होता था, उसका नाम तब प्रधानमंत्री हुआ करता था। केवल 2 ऐसे प्रांत रहे जहां हमारा प्रधानमंत्री नहीं हुआ। एक तो बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी ने सरकार बनाई, फजलुल हक प्राइम मिनिस्टर बने। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी ने सरकार बनाई, सिकंदर हयात खां प्रधानमंत्री बने। 2 प्रांत ऐसे हैं जहां कांग्रेस का कोई दखलंदाजी नहीं है, और बाकी प्रांतों में कांग्रेस दिख रही है या कांग्रेस समर्थक दिख रहे हैं। मुस्लिम लीग कहां गई? मुस्लिम लीग का सूपड़ा साफ। मुस्लिम लीग का सूपड़ा साफ मतलब बहुत साफ है कि भारत का विभाजन मुस्लिम नहीं चाह रहे हैं। ये तो हुआ। ऐसा नहीं केवल मुस्लिम लीग मुसलमानों की पार्टी थी, यूनियनिस्ट पार्टी भी मुसलमानों की पार्टी है, कृषक प्रजा पार्टी भी मुसलमानों की पार्टी है, लेकिन उन्होंने विभाजन का विरोध किया था, उन्होंने विभाजन का समर्थन नहीं किया था। मुस्लिम लीग भारत के विभाजन की बात करती थी और वह चुनाव हार गई। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि भारत के मुसलमान भी विभाजन नहीं चाहते थे। लेकिन विभाजन नहीं चाहते थे तो इतना मारकाट क्यों हुआ? सौहार्द से अलग हो गए होते सब। धर्म एक अफीम है, मार्क्स कहता है, अगर इसको थोड़ा थोड़ा पिला दिया जाए तो आदमी मदमस्त हो जाता है और फिर उसे समझ में नहीं होता मैं क्या कर रहा हूं। इसी चीज को वहां देखिए कि धार्मिक उन्माद जब फैलता है तो हर कोई इंस्पायर होता है दूसरी घटनाओं से, और फिर हर कोई एक दूसरे से इंस्पायर होते हुए वह घटना का पार्ट बन जाता है। घटना में शामिल हो या ना हो, पार्ट बन जाता है। जैसे मैं घटना में शामिल नहीं होना चाहता, लेकिन अगर अनजाने में ही हमारे घर का कोई व्यक्ति हताहत होता है तो फिर उस समय विवेक काम नहीं करता, सिर्फ बस तलवार दिखती है और कुछ नहीं दिखता। और यही चीज सबके साथ लागू होती थी। इस वजह से ये बातें हुई, लोगों ने, नेताओं ने इस चीज को बोया था। लेकिन इस निष्कर्ष से हम लोग यही पाते हैं कि वास्तव में मुस्लिम लीग के अलावा कोई अन्य विभाजन नहीं चाहता था, और मुस्लिम लीग के पराजय का अर्थ है मुस्लिम विभाजन नहीं चाहते हैं। और थोड़ी संख्या तो हमेशा सबकी इधर उधर रहती है। जब हम 1962 में चीन से लड़ाई लड़े तो बहुत सारे मार्क्सवादी चीन का समर्थन कर रहे थे, क्योंकि मार्क्सवादी मानते हैं कि पूरी दुनिया में जो मार्क्सवादी हैं वो भाई भाई हैं, कामरेड कहते हैं। इसीलिए पूरी दुनिया को वो पूरी दुनिया के मजदूरों को अपना नेशन मानते हैं। तो जाहिर सी बात है वो पूरी दुनिया के कम्युनिस्टों को अपना भाई मानते हैं। तो पूरी दुनिया में कहीं भी कम्युनिस्टों के फेवर की बात होगी तो उसका समर्थन करते हैं। नेशनलिज्म उसके मुद्दे के नीचे चला जाता है। और यही पॉइंट था
जिसकी वजह से कुछ कम्युनिस्टों ने चाइना का समर्थन किया था। तो अगर कोई इस लेवल पर जा सकता है कि दूसरे देश का समर्थन कर दे, तो अंदर देश की घटनाएं अगर हो रही हो तो कुछ तो सबके पास होते हैं। तो मुस्लिम लीग के पास कुछ लोग ना हो ये संभव नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी में लोग उसको नकार दिए, मेजॉरिटी में विभाजन को एक तरह से नकार दे रहे थे। इस स्ट्रक्चर को बना लीजिए। 5 प्रांत ऐसे हैं जहां कांग्रेस ने फुल मेजॉरिटी की गवर्नमेंट बनाई है। कांग्रेस होल्ड फुल मेजॉरिटी इन फॉलोइंग प्रोविंसेस: मद्रास, यूनाइटेड प्रोविंस का मतलब यूपी, सेंट्रल प्रोविंस का मतलब मध्य प्रदेश, बिहार एंड उड़ीसा। संयुक्त प्रांत का मतलब यूपी, सेंट्रल प्रोविंस का मतलब आज का मध्य प्रदेश। देखिए 5 ऐसे प्रांत हैं जहां पे फुल मेजॉरिटी की गवर्नमेंट है कांग्रेस की। 3 में सबसे बड़ी पार्टी है बॉम्बे, असम और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस या नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर स्टेट। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, लास्ट वाला है उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत प्रदेश। अगला, जहां बहुमत से बाहर रही, सिंध में बहुमत से बाहर थी लेकिन सरकार बनवाने में सहयोग था। 2 ऐसे प्रांत थे जहां कांग्रेस की कोई भागीदारी नहीं थी, बंगाल में जहां फजलुल हक प्राइम मिनिस्टर बने थे कृषक प्रजा पार्टी के, और पंजाब में सिकंदर हयात खां, ये यूनियनिस्ट पार्टी के थे। जिन प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी है वो बदमाशी ना कर पाए, इसलिए कांग्रेस से 3 सदस्यों का एक कमेटी बनाई गई जिसको पार्लियामेंट्री कमेटी कहा गया, और कहा गया ये सरकारों के कामकाज को देखेगी, जिसमें सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये भी बना लीजिएगा नीचे, ये सरकार के कामकाज को देखने के लिए बनाई गई थी। कृषक प्रजा पार्टी, अमूमन यहां से क्वेश्चन यही बनता है कि कांग्रेस कितने प्रांतों में फुल मेजॉरिटी की गवर्नमेंट बनाई थी, तो 5। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता, बाकी पूछने की पॉसिबिलिटी नहीं है। हाँ, एक बात जरूर दिमाग में रखिएगा कि 1919 के अधिनियम और 1935 के अधिनियम को मिला करके फुल क्वेश्चन बनाता है, पूछता है, इसलिए दोनों अधिनियमों को एक साथ पढ़िएगा, एक दूसरे को रिलेट करते हुए पढ़िएगा कि क्या था उसमें, क्या आगे हुआ है। क्योंकि बीएल ग्रोवर ने पहले एक चैप्टर इसे रखा था, उत्तरदायी सरकार की ओर, टुवर्ड्स रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, ऐसे एक चैप्टर ही हुआ करता था, 2 ही अधिनियम उसमें हुआ करते थे। अब उन्होंने तोड़ दिया, लेकिन पहले पूरा कंप्लीट एक चैप्टर था, इसीलिए यहां से फुल क्वेश्चन बनता है, क्योंकि ये 1917 में जो महारानी ने घोषणा की थी उसी का परिणाम है, क्योंकि उसी के कहानी आगे घूम रही। आप देखिए 1917 में घोषणा करती है महारानी, 1935 का अधिनियम आता है, 10 साल बाद उसकी जांच के लिए साइमन कमीशन बनाया जाता है। साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर बहस करने के लिए 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं। 3 गोलमेज सम्मेलनों का नतीजा आता है 1935 का अधिनियम। 1935 के अधिनियम पर बेस्ड यह चुनाव हो रहा है, जहां कांग्रेस मेजॉरिटी में अपनी सरकारें बना रही है, लेकिन 2 साल में 1937 + 2 फर्स्ट वर्ल्ड वार की शुरुआत और सेकेंड वर्ल्ड वार की शुरुआत हो जाती है। सेकेंड वर्ल्ड वार की जैसे शुरुआत हुई, अंग्रेजों ने कहा हिंदुस्तान भी हमारे साथ है, अंग्रेजों ने कहा हिंदुस्तान भी हमारे साथ है। कांग्रेस के लोगों ने कहा हिंदुस्तान तुम्हारे बाप का है, हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का है और हिंदुस्तानियों का प्रतिनिधित्व कांग्रेस करती है। कांग्रेस से पूछा, जब कांग्रेस से पूछा नहीं, सारे मंत्रिमंडल रिजाइन करो। 15 नवंबर 1939 को कांग्रेस की सारी मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस की मंत्रिमंडलों ने जब इस्तीफा दिया होगा तो किसका कलेजा ठंडा हुआ होगा? मुस्लिम लीग का, कि ये भी सीट नहीं पाई, उसका कलेजा ठंडा हुआ, लंबी सांस ली उसने, चलो इन कांग्रेस मंत्रिमंडलों से मुक्ति मिली। तो 22 दिसंबर 1939 को 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया। कहा मुक्ति मिली इससे,